हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के 50 आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पर बेस्ड है। तो इसमें हम 8 चैप्टर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ये 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थर्ड, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। फोर्थ, लैंडस्केप ऑफ द सोल। फिफ्थ, द हीलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। और 3 पोएम्स है, अ फोटोग्राफ, द लेबनम टॉप एंड द वॉइस ऑफ द रेन। तो फर्स्ट लेसन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस लेसन में दादी माँ का चरित्र चित्रण किया गया है। दादी माँ अपने पोते खुशवंत सिंह को बहुत चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है दादी माँ और उसके पोते के बीच में कॉन्टेक्ट कम होता जाता है और दोनों में दूरियां आने लग जाती है और लास्ट में दादी माँ की डेथ हो जाती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Who is the author of The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady लेसन के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है खुशवंत सिंह। देन क्वेश्चन नंबर 2, Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? तो The Portrait of a Lady इस पार्ट में मुख्य किरदार या मुख्य कैरेक्टर कौन है? तो पूरी कहानी जो है दादी माँ के इर्द गिर्द घूमते रहती है। सो योर आंसर विल बी ग्रैंड मदर। देन क्वेश्चन नंबर 3, Which animal did the grandmother used to feed in the village? तो दादी माँ जब गाँव में रहती थी तो वहाँ पर वह कौन से जानवर को खाना खिलाती थी? तो वो जानवर है डॉग्स। वो वहाँ पर डॉग्स को खाना खिलाती। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? तो जब राइटर अब्रॉड या विदेश जाता है तो तब दादी माँ का रिएक्शन कैसा रहता है? हैप्पी, सैड, नॉट इवन सेंटिमेंटल और सेंटिमेंटल। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, नॉट इवन सेंटिमेंटल मतलब कोई इमोशंस नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, और सेंटिमेंटल मतलब बहुत इमोशनल होती है। तो जब उसका पोता अब्रॉड जाता है तब दादी माँ का कोई रिएक्शन नहीं रहता है। सो योर आंसर विल बी नॉट इवन सेंटिमेंटल। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो? हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर? तो जब ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो स्पैरोज रोज खाना खाने आती थी, दादी माँ उनको रोज खाना खिलाती थी, तो वो अपना दुख कैसे प्रकट करती है? They didn't come that day. They came and sat silently in the veranda. They ate the breadcrumbs. They chirruped a lot. तो उस दिन वो कोई आवाज़ नहीं करती है और चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है और जो ब्रेड क्रम्स उन्हें खाने में दिए जाते हैं वे उसे भी नहीं खाती। तो योर आंसर विल बी दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वेरांडा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड टू द स्पैरोज? दादी माँ स्पैरोज को रोज क्या खिलाती थी? ब्रेड क्रम्स, कॉर्न, राइस एंड व्हीट। तो वे उन्हें रोज ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी। सो योर आंसर विल बी ब्रेड क्रम्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? दादी माँ की डेथ कैसे होती है? शी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट तो कोई नहीं होता है। हार्ट अटैक भी उनको नहीं आता है। वाइल स्लीपिंग, सोते सोते भी नहीं होती है। एंड वाइल टेलिंग हर बीड्स लेइंग ऑन द बेड। जब वो बिस्तर में लेटी रहती है तब उनके हाथ से माला छूट जाती है और तब उनकी डेथ हो जाती है। तो राइटर जब 5 साल बाद वापस आता है तो उसकी खुशी में दादी माँ जो है वो बहुत गाना बजाना करती है और उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे बिस्तर में लेटे लेटे उसके हाथ से माला छूट जाती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। सो योर आंसर विल बी वाइल टेलिंग हर बीड्स लेइंग ऑन द बेड। देन लेसन 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन में राइटर अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पर निकलता है। वह दुनिया की गोलाकार यात्रा करना चाहता है। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह और उसकी फैमिली हिम्मत नहीं हारते और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयाज? वोयाज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी। तो शिप जो है अपनी यात्रा कहाँ से चालू करती है? अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, प्लायमाउथ, इंग्लैंड। सो योर करेक्ट आंसर विल बी प्लायमाउथ, इंग्लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयाज? वो दुनिया की गोलाकार यात्रा क्यों करना चाहता था? ए ऑप्शन, टू डुप्लीकेट द वॉयाज मेड 200 years ago by Captain James Cook, to see the world, then C is to settle down in different country, and D is to show his children the world through ship। तो राइटर 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जैसी यात्रा की थी वैसी यात्रा करना चाहता था। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, टू डुप्लीकेट द वॉयाज मेड 200 years ago by Captain James Cook। Then question number 10, what was the name of the ship of the author? उनकी जो शिप थी उसका नाम क्या था? तो उनकी शिप का नाम था वेव वॉकर। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर?
ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था? तो ऑथर एक बिजनेसमैन था, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए बिजनेसमैन। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन whom the author hired? ऑथर अपने साथ दो लोगों को अलग से लेके जाता है ताकि यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वे दो लोग कौन थे? तो वे दो लोग थे लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर। लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन? सुजैन उसकी लड़की का नाम रहता है जो 7 साल की रहती है, और जोनाथन उसके लड़के का नाम रहता है जो 6 साल का रहता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे 7 और 6 कहाँ दिख रहा है? सो योर आंसर विल बी 7 and 6 years. नेक्स्ट इज लेसन 3, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। इस पार्ट में किंग टूट की मम्मी के बारे में बताया गया है। वह पहला इजिप्ट का राजा था जिसकी मम्मी की स्कैनिंग हुई थी ताकि उसकी मृत्यु के रहस्य का पता लगाया जाए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, हु वाज टूटनखामुन? टूटनखामुन कौन था? तो ये एक इजिप्ट का राजा था, सो योर आंसर विल बी एन इजिप्टियन किंग। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच गॉड्स वर वर्शिप्ड इन इजिप्ट? में कौन से भगवान की पूजा होती थी? तो वहाँ पर आमुन, आमुन का मतलब होता है गॉड ऑफ सन एंड एयर, और अटेन ये भगवान होते हैं डिस्क ऑफ द सन, सन के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके देवता। तो वहाँ पर ये दोनों देवताओं की पूजा होती थी, सो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड। वहाँ पर आमुन गॉड ऑफ सन एंड एयर और अटेन गॉड ऑफ डिस्क ऑफ द सन, दोनों की पूजा होती थी, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड। देन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड टूट डाई? तो जो राजा टूट है उसकी डेथ कैसे होती है? He met with an accident due to heart attack. It is a mystery और in a war. तो राजा टूट की मृत्यु कैसे होती है यह एक रहस्य है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, सो योर आंसर विल बी इट इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। देन क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज? तो इस पार्ट के लेखक कौन है? तो योर आंसर विल बी A.R. विलियम। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड किंग टूट डाई? टूट की मृत्यु कितनी एज में होती है? एट द एज ऑफ 40, व्हेन ही वाज ओल्ड, एट द एज ऑफ 55, व्हेन ही वाज अ टीनेजर। तो इस राजा की जब मृत्यु होती है तब उसकी एज बहुत कम थी, सो योर आंसर विल बी व्हेन ही वाज अ टीनेजर। क्वेश्चन नंबर 19, हुज मम्मी वाज स्कैन्ड फर्स्ट? सबसे प्रथम बार किसकी मम्मी की स्कैनिंग हुई थी? तो वो राजा था किंग टूट, सो योर आंसर विल बी बी ऑप्शन किंग टूट। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम? टूट्स का जो टॉम है उसको किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस, हॉवर्ड कार्टर, जाही आवास, A.R. विलियम्स एंड रे जॉनसन, सो योर आंसर विल बी हॉवर्ड कार्टर। देन लेसन 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस लेसन में चाइनीज और यूरोपियन पेंटिंग की तुलना की गई है। चाइनीज पेंटिंग इमेजिनेशन पर आधारित है और यूरोपियन पेंटिंग रियल ऑब्जेक्ट्स पर आधारित है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड द ऑथर कंट्रास्ट इन दिस चैप्टर? तो इस चैप्टर में आर्ट के कौन से दो फॉर्म्स की तुलना जो है वो की गई? तो वो है चाइनीज और यूरोपियन। योर आंसर विल बी बी ऑप्शन, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द टैंग एम्परर जुआंगजोंग कमीशन टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस? तो उस टाइम पर जो राजा था जुआंगजोंग उसने अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए किससे कहा था? तो उसने जिस पेंटर से कहा था उस पेंटर का नाम था वू डाउ। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, वू डाउजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the painter draw the attention in the painting? पेंटिंग में जो पेंटर है वो लोगों का ध्यान कहाँ आकर्षित कराना चाहता था? सन, पैलेस, बर्ड्स, और डी ऑप्शन है अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। तो वो लोगों का ध्यान उस गुफा में आकर्षित कराना चाहता था जो माउंटेन के नीचे साइड में बनी हुई थी, सो योर आंसर विल बी अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। देन क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द चाइनीज एम्परर ड्यूरिंग द 8th century? 8th century में जो चाइनीज एम्परर था उसका नाम क्या था? उस राजा का नाम था एम्परर जुआंगजोंग। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव? तो उस पेंटर के हिसाब से गुफा में कौन रहता है? अ स्पिरिट, मैजिक, मिस्ट्री, ड्रैगन। तो पेंटर के हिसाब से उस गुफा में एक स्पिरिट या आत्मा का निवास था, सो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन, अ स्पिरिट। देन क्वेश्चन नंबर 26, who is now hailed as the biggest contributor to outsider art in India? इंडिया में आउटसाइडर आर्ट का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? वो है नेकचंद। नेकचंद ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है जो सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो ये बहुत ही फेमस है। देन लेसन 5, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इस लेसन में अर्थ को एक बीमार ग्रह बताया गया है जो मनुष्य की एक्टिविटीज की वजह से प्रदूषित हो गई है,
परंतु हमें इसे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना होगा और हर प्रयास करना होगा ताकि इसका इलाज हो सके और ये बीमारों से एक अच्छा ग्रह बन सके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। According to Mr. Lester R. Brown, how many biological systems of Earth are there? तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के हिसाब से अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम्स कितने हैं? तो ये सिस्टम्स 4 हैं। ये 4 सिस्टम है फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 28। According to Mr. Myers, what is referred to as the powerhouse of evolution? तो डॉक्टर मायर्स के हिसाब से पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर फिशरीज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड वेस्टलैंड। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। Which one is one of the primary factors distorting the future of human society? तो ह्यूमन सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे मेन फैक्टर कौन सा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिशिंग, रैपिड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे बड़ा नुकसान पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। सो योर आंसर विल बी रैपिड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ही हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज द इशू रेज्ड बाय द ऑथर इन द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट? तो एलिंग प्लैनेट में ऑथर ने कौन सा इशू रेज किया है? योर आंसर विल बी डिटोरिएटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो कंडीशन है दिनों दिन बेकार होते जा रही है। रीजन वही है कि उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। देन क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डिड द साइन इन द जू इन अलास्का रेड? अलास्का में जो जू बना हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो योर करेक्ट आंसर विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। देन क्वेश्चन नंबर 32। वेयर वाज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटन इन द जू? जू में ये जो मैसेज लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये कहाँ पर लिखा हुआ था? बोर्ड, मिरर, वुड एंड बार्क ऑफ द ट्री। तो ये जो मैसेज है एक मिरर के ऊपर लिखा हुआ था ताकि कोई भी इंसान जब उस मिरर में अपनी तस्वीर देखे तो उसे समझ में आ जाए कि दुनिया में सबसे डेंजरस एनिमल मनुष्य ही है, इसलिए उस मिरर के ऊपर ऐसा मैसेज लिखा हुआ था। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी मिरर। नाउ पोएम 1 अ फोटोग्राफ। इस पोएम में एक फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है जिसे देखकर कवित्री दुखी भी होती है और खुश भी। दुखी इसलिए होती है क्योंकि अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है और खुश इसलिए होती है क्योंकि उसकी मदर ने जब ये तस्वीर खिंचवाई थी उस समय वो बहुत खुश थी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट? तो ये पोएम अ फोटोग्राफ किसके बारे में है? पोएट्स चाइल्डहुड, पोएट्स फादर, पोएट्स कजिन्स एंड डी ऑप्शन ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। So your correct option will be tribute to the poet's mother. The next question, who is the poet of the poem A Photograph? A Photograph पोएम के पोएट कौन है? तो ये पोएम एक कवित्री द्वारा लिखी गई है और उस कवित्री का नाम है शर्ले टाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ? उस फोटोग्राफ में कितने लोग थे? तो योर करेक्ट आंसर विल बी 3 गर्ल्स। उस फोटोग्राफ में कवित्री की मम्मी थी और उसके साथ उसकी 2 कजिन्स थी, बेटी और डॉली। तो इस तरह से उसमें 3 लड़कियां। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी एंड डॉली आर 2। बेटी और डॉली ये दोनों कौन है? तो ये दोनों उसकी मम्मी की कजिन्स थी। सो योर आंसर विल बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन? जब फोटोग्राफ खींची गई थी उस समय पोएट की मदर की एज कितनी थी? तो उस समय पोएट की जो मदर है वो 11 साल की थी। सो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन 11 years old. Question number 38, which material was the frame of the photograph made of? फोटोग्राफ की जो फ्रेम है वो किस मटेरियल से बनी हुई थी? कार्डबोर्ड, वुड, स्टील, प्लास्टिक। तो फोटोग्राफ की फ्रेम कार्डबोर्ड से बनी हुई थी। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए कार्डबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन? मदर और कजिन की जो फोटो है वो किसने खींची थी? तो फोटो उनकी अंकल ने खींची थी। So your correct option will be her uncle. Next question, what has not changed over the years? सालों से क्या चेंज नहीं हुआ है? मदर, बेटी, डॉली एंड सी। तो कितने भी वर्ष हो जाए जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नहीं बदलती है। तो मदर, बेटी, डॉली में तो चेंजेस हो गए लेकिन सी या समुद्र जो है वो जैसे का वैसा ही है। सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट पोएम, द लेबरनम टॉप। इस पोएम में लेबरनम ट्री या अमलतास के पेड़ के बारे में बताया गया है जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन गोल्डफिंच या सोन चिरैया बर्ड के आने पर उसमें हलचल होने लगती है और उस बर्ड के जाने पर फिर से शांति छा जाती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस।
Who has composed the poem The Laburnum Top? तो The Laburnum Top पोयम को किसने लिखा है? Walt Whitman, Shirley Townsend, Ted Hughes and Marcus Nathan. So your answer will be Ted Hughes. The next question. Before the arrival of the goldfinch, the laburnum tree is. Goldfinch bird के आने से पहले laburnum tree कैसा था? Noisy, shaking, silent and singing. तो bird के आने से पहले tree बिल्कुल शांत था. So your answer will be silent. Then question number 43. When the bird flies away, the tree becomes. जब bird उड़ के चली जाती है तब ट्री कैसा हो जाता है? Lively, lifeless, annoyed and none of these. तो bird के जाने के बाद पेड़ जो है lifeless हो जाता है क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं होती और पूरी शांति छा जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें कोई जान नहीं. The next question. What is described as engine in the poem? इस पोयम में इंजन किसे कहा गया है? तो इंजन इसमें लेबरनम ट्री को कहा गया है. जो इंजन शांत पड़ा रहता है लेकिन वो चालू तभी होता है जब वो गोल्डफिंच बर्ड वहां पर आती है. तो उस इंजन को चलाने का काम वो गोल्डफिंच कर. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम? स्लीक का मतलब होता है चिकना. तो चिकना वर्ड के द्वारा इस कविता में इसे डिस्क्राइब किया गया है. तो यहाँ पे एक सिमिली का यूज हुआ है और जो गोल्डफिंच है उसे लिजर्ड के जैसा चिकना बताया गया. सो योर आंसर विल बी गोल्डफिंच. चिकनी तो लिजर्ड है लेकिन गोल्डफिंच की उससे तुलना की गई है कि गोल्डफिंच जो है वो लिजर्ड के जैसी चिकनी है. तो यहाँ पर स्लीक का प्रयोग गोल्डफिंच के लिए हुआ है. देन पोएम थर्ड, द वॉइस ऑफ द रेन. इस कविता में कवि और बारिश के बीच में एक वार्तालाप होता है. बारिश स्वयं को पृथ्वी की कविता बताती है. पृथ्वी के जलचक्र की तुलना कवि के हृदय से निकलने वाले गीत से की गई है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? तो द वॉइस ऑफ द रेन कविता के कवि कौन है? वॉल्ट विटमैन, शर्ले टाउनसन, टेड ह्यूजेस एंड मार्कस नेट. तो इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन. तो इस पोएम में जो वार्तालाप हुआ है वो किसके बीच में? तो ये वार्तालाप कवि और बारिश के बीच में हुआ है. सो योर आंसर विल बी पोएट एंड रेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज कॉल्ड द पोएम ऑफ अर्थ? पृथ्वी की कविता किसे कहा गया है? तो पृथ्वी की कविता बारिश को कहा गया है. सो योर आंसर विल बी रेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद? बारिश की तुलना किससे की गई है? तो बारिश की तुलना कवि के हृदय से निकलने वाले गीत से की गई है. सो योर आंसर विल बी सॉन्ग. देन क्वेश्चन नंबर 50. वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? तो जो सॉन्ग है वो आखिरी में कहाँ वापस चला जाता है? तो सॉन्ग जो है कवि के हृदय में से निकलता है और लास्ट में कवि के हृदय में ही वापस चला जाता है. सो योर आंसर विल बी टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज द सिंगर. तो सिंगर या कवि के हृदय से निकलता है और लास्ट में वहीं पर वापस आता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज MCQs वेरी वेल एंड नाउ यू कैन easily score more marks in your exam. So my dear students, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, practice all my videos so that you can score maximum marks in English in your upcoming exam. Thank you.